चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शासक की, एक ऐसी शख्सियत की जिसे ब्रिटिश साम्राज्य भारत में अपना सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक दुश्मन मानता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं टीपू सुल्तान की, जिन्हें दुनिया मैसूर के शेर के नाम से जानती है। टीपू सुल्तान ने ये कहा था, और सच पूछिए तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक तरह से उनकी पूरी जिंदगी का, उनके पूरे वजूद का निचोड़ है। एक ऐसा इंसान जो सच में इसी उसूल पर जिया और इसी उसूल पर मरा। तो कहानी शुरू होती है 1750 में। टीपू सुल्तान का जन्म हुआ और उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी विरासत थी। देखिए, उनके पिता हैदर अली कोई मामूली इंसान नहीं थे। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया था जो उस जमाने में लगभग नामुमकिन सा लगता था। एक आम सिपाही से उठकर वो दक्षिण भारत के इतने ताकतवर मैसूर साम्राज्य के शासक बन बैठे थे। लेकिन टीपू सिर्फ अपने पिता की परछाई बनकर नहीं रहे। उनमें एक बहुत ही, कह सकते हैं, रेयर कॉम्बिनेशन था। एक तरफ वो जंग के मैदान में एक खूंखार योद्धा थे, तो दूसरी तरफ अपने दरबार में एक बहुत पढ़े लिखे विद्वान। और यही जो कॉम्बिनेशन था ना, साहस और समझदारी का, इसी ने उनके पिता को इतना इम्प्रेस किया कि उन्होंने टीपू को शेर मैसूर का खिताब दिया। अब देखिए, जब मैसूर इतना पावरफुल हो रहा था तो ये तो होना ही था। उसका टकराव एक और बड़ी ताकत से होना तय था जो उस वक्त तेजी से उभर रही थी, और वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब दो बड़ी ताकतें टकराती हैं तो क्या होता है? जंग। इस इलाके ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बहुत ही भयानक युद्ध देखे, जिन्हें हम आज एंग्लो मैसूर वॉर्स के नाम से जानते हैं। और ये कोई छोटी मोटी झड़पें नहीं थी। हम बात कर रहे हैं 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स की, जो आप सोचिए 30 साल से भी ज्यादा चले। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाली लड़ाई थी। एक ऐसी जिद थी जिसमें यह तय होना था कि दक्षिण भारत का भविष्य किसके हाथ में होगा। इनमें से जो तीसरा युद्ध था वो टीपू के लिए एक बहुत बहुत बड़ी हार थी। इतनी बड़ी कि उन्हें अपना आधा राज्य गंवाना पड़ा, और इतना ही नहीं, अपने 2 बेटों को बंधक के तौर पर अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। अब सोचिए, किसी भी दूसरे शासक के लिए ये शायद कहानी का अंत होता, लेकिन टीपू सुल्तान के लिए नहीं। वो टूटे नहीं, बल्कि उन्होंने उस आखिरी निर्णायक लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी जिसका उन्हें अंदाजा था कि वो होकर ही रहेगी। पर टीपू के पास एक ऐसा सीक्रेट वेपन था, एक तुरुप का इक्का, एक ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जिसने जंग के मैदान में अंग्रेजों को बार बार सिर्फ चौंकाया नहीं, बल्कि डरा कर रख दिया। तो सवाल यह है कि आखिर ये हथियार था क्या? ये सिर्फ कोई नई बंदूक या तलवार नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो अपने वक्त से इतनी आगे थी कि इसने आने वाले समय में जंग लड़ने के तरीकों की नींव ही बदल डाली। ये थे मैसूर के रॉकेट्स। देखिए, उस जमाने के बाकी रॉकेट्स बहुत कमजोर और अनरिलायबल हुआ करते थे, लेकिन टीपू के रॉकेट्स अलग थे। ये दुनिया के पहले ऐसे रॉकेट्स थे जिनमें लोहे का केस इस्तेमाल किया गया था। इसका मतलब ये कि ये ज्यादा एक्सप्लोजिव पावर झेल सकते थे, 2 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते थे, और तबाही भी कहीं ज्यादा मचा सकते थे। और पोलिलुर की लड़ाई में तो इन रॉकेट्स ने ब्रिटिश खेमे में ऐसी दहशत और भगदड़ मचाई कि एक मिलिट्री इनोवेटर के तौर पर टीपू का नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। और देखिए, इस टेक्नोलॉजी का असर सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं रहा। सदियों बाद जब भारत ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी विकसित की, तो भारत के मिसाइल मैन, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद अपनी किताब में टीपू सुल्तान को भारत में रॉकेट टेक्नोलॉजी का असली पायनियर माना। मतलब 18वीं सदी का एक आविष्कार, और उसका इंपैक्ट देखिए आधुनिक विज्ञान तक। चलिए अब चलते हैं साल 1799 में। माहौल में तनाव एकदम चरम पर था। अंग्रेज टीपू के इस लगातार विरोध से तंग आ चुके थे, तो उन्होंने एक नए, बहुत ही अग्रेसिव गवर्नर जनरल को भारत भेजा। नाम था लॉर्ड वेलेस्ली, और वेलेस्ली का मिशन बिल्कुल साफ था, मैसूर के इस खतरे को जड़ से उखाड़ फेंकना, हमेशा हमेशा के लिए। तो वेलेस्ली ने आते ही टीपू को एक अल्टीमेटम दिया। कहा कि सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि को मान लो, जिसका सीधा मतलब था कि मैसूर की आज़ादी खत्म। अब जो इंसान ये कहता हो कि भेड़ की तरह जीने से अच्छा शेर की तरह एक दिन जीना है, उसने क्या किया होगा? जाहिर है टीपू ने साफ इनकार कर दिया, और इसी इनकार ने चौथे और आखिरी एंग्लो मैसूर वॉर की जमीन तैयार कर दी। इस बार अंग्रेज कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने टीपू के दुश्मन हैदराबाद के निजाम से हाथ मिलाया, और दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ी सेना तैयार की। और फिर इस विशाल सेना ने टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम की तरफ कूच किया और उस शेर को उसी के किले में घेर लिया।
और फिर वो दिन आया 4 मई 1799। किले की दीवारें आखिरकार टूट गईं, पर टीपू ने हार नहीं मानी। अपनी कही बात पर कायम रहते हुए वो अपनी आखिरी सांस तक लड़े और अपने किले के दरवाजे पर अपने शहर की रक्षा करते हुए मारे गए। और टीपू की मौत के साथ ही दक्षिण भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ जो सबसे मजबूत आवाज थी, वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन टीपू सुल्तान की मौत सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, ये एक युग का अंत था। इस एक घटना ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जैसे भूचाल ला दिया, और यहीं से ब्रिटिश हुकूमत के एक नए दौर की शुरुआत हुई, जो एक बहुत ही चालाक राजनीतिक हथियार पर टिका था। टीपू के जाते ही मैसूर को ठीक उसी सिस्टम को अपनाने पर मजबूर किया गया जिसके खिलाफ लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान दे दी थी। वो सिस्टम था सब्सिडियरी अलायंस, यानी सहायक संधि। पर सवाल ये है कि आखिर ये सहायक संधि थी क्या? ऐसी क्या बात थी इसमें कि ये अंग्रेजों के लिए इतनी असरदार साबित हुई? इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का सिक्योरिटी डील था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच था। अंग्रेज भारतीय राजाओं को बाहरी हमलों से बचाने का वादा करते थे, लेकिन इस सुरक्षा की कीमत थी आज़ादी। इसे अक्सर मकड़ी का जाला कहा जाता था, एक ऐसा जाला जिसमें अगर कोई रियासत एक बार फंस गई तो फिर उसका निकलना नामुमकिन था। और इस जाल की शर्तें ऐसी थीं जो किसी भी राज्य की कमर तोड़ दें। पहला, आप अपनी फॉरेन पॉलिसी पर कंट्रोल खो देंगे। दूसरा, आपको अपने ही खर्चे पर एक बड़ी ब्रिटिश सेना को अपने राज्य में रखना होगा। तीसरा, अगर आप उस सेना का खर्चा नहीं उठा पाए तो आपको अपना कोई कीमती इलाका हमेशा के लिए अंग्रेजों को देना होगा। और आखिर में आपके दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट बैठेगा जो असल में आपके हर फैसले पर नजर रखेगा। ये एक कह सकते हैं बहुत ही ब्रिलियंट सिस्टम था अंग्रेजों के लिए। मतलब भारतीय राज्यों के ही पैसे पर एक विशाल सेना तैयार करो और बिना सीधे शासन किए सब कुछ अपने कंट्रोल में रखो। तो जब टीपू सुल्तान के रूप में आखिरी बड़ी रुकावट रास्ते से हट गई और मैसूर भी इस सहायक संधि के जाल में फंस गया, तो दक्षिण में अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा। कह सकते हैं कि एक राज्य के गिरने ने पूरे महाद्वीप पर कब्जे का रास्ता साफ कर दिया। और शायद यही वजह है कि आज तक टीपू सुल्तान की विरासत पर इतनी बहस होती है। कुछ लोग उन्हें एक विजनरी फ्रीडम फाइटर मानते हैं, एक इनोवेटर जो अपने देश को बाहरी ताकतों से बचा रहा था, तो वहीं कुछ लोग उन्हें एक क्रूर शासक के तौर पर देखते हैं। सच क्या है? शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। और यही सवाल, यही कॉम्प्लेक्स लेगेसी टीपू सुल्तान को, मैसूर के इस शेर को इतिहास का एक इतना फैसिनेटिंग और कंट्रोवर्शियल फिगर बनाती है।